Hello everyone, welcome back to the channel. Again, let's start our day with a positive thought. Procrastination makes easy thing hard and hard thing harder. तो होता क्या है कि हम लोग सब लोग प्रिपरेटरी फेज में हैं और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं अच्छे लगते। तो हमारे अंदर धीरे धीरे एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे तो कर लेते हैं, पर जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम धीरे धीरे उसे टालना शुरू कर देते हैं कि ठीक है इसको बाद में कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे। और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो टालते टालते वो पूरा पाइल अप हो जाता है और एक टाइम आता है कि वो लगता है अरे ये तो अब मुझे बिल्कुल आता ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसका एक सोल्यूशन मैं ढूंढ रही थी और मुझे एक ऑनलाइन टीचर मिली मेरी, जिनकी कही हुई बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं, देन वो मेंढक पहले खाओ जो टेस्ट में अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो मेंढक अच्छा है टेस्ट में वो तो हम आसानी से खा लेंगे बाद में, भले ही मेरा पेट भी भरा होगा तब भी हम खा लेंगे। लेकिन जो मेंढक हमें अच्छा नहीं लगता है वो अगर हमारा पेट पहले से भरा होगा ना तो मैं नहीं खाऊंगी। तो इसलिए आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको आप बाद के लिए छोड़ें, और जो सब्जेक्ट्स आपको या जो टॉपिक्स आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि वो जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना वो भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हमको लगती हैं वो तो हम कर ही लेते हैं चाहे हम कितने भी थके क्यों ना हो। सो क्या करना है, हमको हमको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें हमें पहले करना है और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हें हमें बाद में करना है। सो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग। इस थॉट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करके आए हैं अबाउट C3 साइकिल एंड फोटो रेस्पिरेशन। हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कि जो C3 साइकिल होती है ये एक यूनिवर्सल साइकिल होती है, यानी कि ये सारे प्लांट्स में होगी ही होगी। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें C3 साइकिल के दौरान हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है या जो एफिशिएंसी होती है प्लांट की फूड फॉर्मेशन करने की वो डिक्रीज कर जाती है। तो इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्लांट्स अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये हमको दिखाई देता है C4 साइकिल एंड कैम पाथवे के फॉर्म में। इसका मतलब ये नहीं है कि C4 साइकिल में C3 साइकिल नहीं चलेगी या कैम में C3 साइकिल नहीं चलेगी, दोनों में ही C3 साइकिल तो चलेगी ही चलेगी, बिकॉज C3 साइकिल इज अ यूनिवर्सल साइकिल। तो कैम पाथवे अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लेता है, C4 अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लेता है कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेन जो आज हमारा टॉपिक ऑफ द टेबल होगा वो होगा हमारा C4 साइकिल एंड क्रैम्स एनाटॉमी। तो पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्रैम्स एनाटॉमी। क्रैम्स एनाटॉमी। अब ये क्रैम्स एनाटॉमी जो होती है ये हमारी इसमें होती है, लीफ में होती है। एनाटॉमी है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की गई होगी, और ये कौन सा है, किसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, लीफ का होता है। अच्छा, अभी पहले हम क्रैम्स एनाटॉमी के पहले एक नॉर्मल लीफ का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें पता है कि नॉर्मल लीफ में सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस होती है। ऊपर वाली एपिडर्मिस को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये हो गई हमारी लोअर एपिडर्मिस। अब अपर और लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसके बीच में क्या होता है, बीच में हमारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैलेसाइट। ये हो गई हमारी पैलेसाइट। और इसके नीचे जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। ये हो गई हमारी स्पॉन्जी सेल्स। और यही कहीं स्पॉन्जी सेल्स के बीच में हमारा प्रेजेंट होता था वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता था वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, ठीक। अब होता क्या था कि हमारा जो प्लांट था उसमें कोई भी एक सेल में, चाहे ये सेल हो चाहे पैलेसाइड हो, कोई भी मीजोफिल, इन दोनों को मिला करके, पैलेसाइड को और स्पॉन्जी को, इन दोनों को मिला के बोलते थे मीजोफिल। ठीक। तो हाँ, होता क्या था कि किसी भी मीजोफिल सेल के अंदर, एक ही मीजोफिल सेल के अंदर लाइट फेज रिएक्शन भी हो रही थी और उसी मीजोफिल सेल के अंदर डार्क फेज रिएक्शन भी हो रही थी। लाइट फेज होती थी हमारे ग्रेना में और डार्क फेज होती थी हमारे स्ट्रोमा में। तो होता क्या था, लाइट फेज रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है जिससे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही थी, ऑक्सीजन निकल रही थी। और ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या होगा, आसपास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। जबकि डार्क फेज रिएक्शन में CO2 कंज्यूम हो रही थी और यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन लिबरेट हो रही थी। देख देते हैं, लिबरेट हो रही थी। और CO2 जो थी वो यहाँ पे क्या हो रही थी, कंज्यूम हो रही थी।
अब इससे क्या हुआ, CO2 कंज्यूम हो रही है, तो सोचने वाली बात है कि जो चीज यहाँ पे कंज्यूम हो रही है यहाँ पे इस जगह पे, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, और जो चीज निकल रही है वो बढ़ने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होता था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगती थी और CO2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने लगती थी। और हमारा यहाँ पे एंजाइम एक प्रेजेंट होता था, रूबिस्को। रूबिस्को जो होता था वो दोनों की तरह काम भी कर लेता था, कार्बोक्सिलेज की तरह भी और ऑक्सीजनेज की तरह भी। इसको जो मिल जाता था उसकी तरह काम करता था। तो जब चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो ऑक्सीजन बढ़ने लगा, ऑक्सीजन बढ़ा तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता था, और हमारा फोटोसिंथेसिस की जगह पे फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता था। तो प्लांट को ये समझ में आ गया कि रूबिस्को जहां पे है वहां पे हमें CO ऑक्सीजन को तो नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर जहां पे प्लांट में रूबिस्को है वहां ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो रूबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेज। तो इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने प्लांट में एक मॉडिफिकेशन करूंगा। और वो मॉडिफिकेशन इसने क्या किया, इसने सबसे ऊपर क्या किया, ये अपर एपिडर्मिस वैसे ही रखी, दूसरा इसने लोअर एपिडर्मिस भी वैसे ही रखी, फिर बीच में इसके जो पैलेसाइड थी उनको भी वैसे ही रखा जैसे पहले थी, स्पॉन्जी को भी वैसे ही रखा जैसे पहले स्पॉन्जी सेल्स थी अभी भी वैसे ही। लेकिन चेंज इसने कहाँ किया, इसने कहा ये मेरा वैस्कुलर बंडल है और मैं इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक नई तरीके की सेल को डेवलप करूंगा। और उसने इन वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक अलग से लेयर बना ली। इन सेल्स को कहा गया बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। क्योंकि वैस्कुलर बंडल को, ये देखो ये वैस्कुलर बंडल, इसको क्या कर रहा है, शीट की तरह काम कर रहा है, इसके चारों तरफ एक शीटिंग कर रहा है, इस वजह से इसको बोला गया बंडल शीट सेल। अब इस पत्ती में दो तरीके की सेल हो गई, एक हो गई मीजोफिल सेल, मीजोफिल, और दूसरी जो हो गई वो हो गई बंडल शीट सेल। सिंपल इन शॉर्ट लिख रहे हैं बंडल शीट सेल। ठीक। अब होता क्या है, जो मीजोफिल सेल होती है वो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज। जबकि बंडल शीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लार्ज इन साइज होते हैं, लार्ज इन साइज, बड़े होते हैं। मीसोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें ग्रेना भी होता है और स्ट्रोमा भी होता है, दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन बंडल शीट क्या कहता है, मैं अपने अंदर वो क्लोरोप्लास्ट रखूंगा जिसमें ग्रेना क्या होगा, एब्सेंट होगा, ग्रेना एब्सेंट होता है। अब ग्रेना एब्सेंट होने से इसमें प्रेजेंट है, यानी कि इसमें ग्रेना में लाइट फेज रिएक्शन होगी, ठीक, और स्ट्रोमा जो होगा उसमें डार्क फेज रिएक्शन होगी। लेकिन जो बंडल शीट सेल है उसमें ग्रेना एब्सेंट है, तो ग्रेना एब्सेंट तो लाइट फेज रिएक्शन नहीं, लाइट रिएक्शन नहीं, यानी कि इसमें ओनली कौन सी रिएक्शन होगी, ओनली डार्क फेज रिएक्शन, ओनली डार्क फेज रिएक्शन। नेक्स्ट होता है जो मीजोफिल होती हैं उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें सिर्फ उनमें एक एंजाइम होता है पेप्केस, PEPCASE, इसको पूरा नाम होता है फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज। जबकि दूसरा बंडल शीट सेल जो होती है वो अपने अंदर रूबिस्को एंजाइम रखती है, रूबिस्को। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लाइट फेज रिएक्शन नहीं हो रही, तो लाइट फेज रिएक्शन एब्सेंट है, तो नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं निकली तो रूबिस्को के आसपास ऑक्सीजन नहीं, और रूबिस्को के पास ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीजनेज की तरह तो ये काम नहीं करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। अब ये किसकी तरह काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ठीक। तो ये मैकेनिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसकी विसिनिटी में बढ़ेगी ताकि ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर पाए, क्योंकि ये ऑक्सीजनेज की तरह काम तो नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज, जो मीजोफिल सेल होती हैं ये क्या होती हैं, इन सॉरी नॉट मीजोफिल सेल, C4 प्लांट जो होते हैं उनमें क्रैंस एनाटॉमी आई, मतलब पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी डेवलप हुई। अब जो क्रैंस एनाटॉमी डेवलप हुई उसकी वजह से इनमें क्या हो गए, दो डिफरेंट तरीके के क्लोरोप्लास्ट हो गए, दो टू डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। और टू डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसको बोला जाता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं C4 पाथवे फॉलो करने वाले प्लांट्स में या फिर क्रैंस एनाटॉमी में। अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है C4 पाथवे, कि वो कैसा दिखता है। तो C4 पाथवे हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, इसमें होती है हमारी मीजोफिल सेल्स, ये हमारी रही मीजोफिल सेल्स, और ये वाली जो सेल है ये है मीजोफिल सेल, एक सेकेंड, ये हमारी है मीजोफिल सेल, ये वाली।
ठीक, और ये वाली हमारी जो सेल है वो है बंडल शीथ सेल। ठीक, अब प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स होती हैं ये अपने बने हुए मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर लेती हैं आसानी से। अब जो रिएक्शन स्टार्ट होती है या जो प्रोसेस C4 साइकिल है वो स्टार्ट होती है हमारी मीसोफिल सेल से। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारी सेल के अंदर आती है और कन्वर्ट हो जाती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ध्यान रखेंगे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो C4 साइकिल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किस फॉर्म में होता है। तो पहले वो बाइकार्बोनेट में होती है और बाइकार्बोनेट का फिक्सेशन होता है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें होता है हमारा पहले से ही मेसोफिल सेल में एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और एक कार्बन इसे बाइकार्बोनेट से मिलता है और ये दोनों बना देते हैं 4 कार्बन का कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ये पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। ठीक, इसलिए इस साइकिल को बोला जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल, OAA साइकिल, या फिर ये चूंकि 4 कार्बन का है इसलिए हम इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है यही मेसोफिल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस नहीं कर पाता तो ये इसलिए क्रॉस करने के लिए ये मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये मैलिक या एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं ये हमारे प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल में आने के बाद बंडल शीथ में ये क्या करते हैं, ये अपने में से एक CO2 निकाल देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। अब CO2 निकल गया, 4 कार्बन में से एक कार्बन तो यहाँ पे निकल गया, तो बचे कितने, 3 कार्बन, और 3 कार्बन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुविक एसिड तो ये यहाँ से निकल के वापस चला जाता है मेसोफिल सेल में, लेकिन जो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये CO2 बना है ये यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करता है, C3 साइकिल वापस से चलाएगा, C3 साइकिल, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा प्रॉपर, जैसे पूरा C3 साइकिल चलती थी वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर होगी। अब ये पायरुविक एसिड जो था ये निकल करके पहुंच गया वापस से हमारी मेसोफिल सेल्स में और फिर से ATP का इस्तेमाल करके कन्वर्ट हो गया ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो प्रोसेस हो रही है उसमें हमारी ATP एंड ADP का कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो हमको पहले से पता है कि जो ये C3 साइकिल होती है इसमें हमारे 3 ATP और 2 NADPH2 लग रहे थे एक साइकिल को चलाने में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे NADPH2 से कन्वर्ट हुआ है NADP, लेकिन यहाँ पे ही इसी का उल्टा हो गया है, NADP प्लस से NADPH2 बन गया, यानी जितना यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है NADPH2 उतना ही यहाँ पे नया बन रहा है, यानी ना तो ये ऐड हो रहा है ना ही ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो NADPH2 तो कुछ ना तो नया बना और ना ही कंज्यूम हुआ। ठीक, नेट बता रहे हैं, वैसे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं ATP की, तो ये प्रोसेस दिख रही है जहां पे 2 ATP का इस्तेमाल हो रहा है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम हो गए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पूरी की पूरी C4 साइकिल में, एक C4 साइकिल चलने में कितने ATP एंड NADP का कंजम्पशन हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि देखो 3 तो यहाँ पे ATP थे और 2 ATP यहाँ पे हो गए, यानी टोटल 5 ATP कंज्यूम हो रहा है, प्लस 2 NADPH2 कंज्यूम हो रहा है, हम इन शॉर्ट NADPH2 लिख दे रहे हैं। ठीक, 2 NADPH2 कंज्यूम हो रहा है एक साइकिल में। तो अगर हमसे कोई बात करे, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड एक तो फिक्स नहीं होता, कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं, 6, तो क्या होता है यहाँ पे टोटल एक ये पूरी की पूरी साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 टाइम्स चलेगी। तो ATP कितने कंज्यूम होंगे, 30 ATP कंज्यूम होंगे और साथ में 12 NADPH2 कंज्यूम होंगे। तो इससे हमको एक चीज तो पता चल गई, ये 6 साइकिल्स के लिए, इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि हमारा ATP का जो कंजम्पशन है वो C3 साइकिल में कम है, C4 साइकिल में ज्यादा है। लेकिन C4 साइकिल जो होती है वो हमारी ज्यादा एफिशिएंट है खाना बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा लाइट फेज मीजोफिल में हमारा स्टोमा है, सॉरी ग्रेना है, यहाँ पे ग्रैनुलेट होते हैं ना, तो ग्रेना भी होगा और ग्रेना होगा तो लाइट फेज रिएक्शन होगी और लाइट फेज रिएक्शन होगी,
लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन निकलेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, और ऑक्सीजन निकलेगा तो वो ऑक्सीजन इसी सेल में ट्रैप रह जाएगा, इस सेल में नहीं आएगा। तो इसलिए जब इस सेल में एंजाइम है रुबिस्को और रुबिस्को के पास ऑक्सीजन नहीं आई तो फोटो रेस्पिरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी भले ही जो C4 साइकिल है वो थोड़ी सी जो है एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ NADPH2 एंड ATP या एसिमिलेटरी पावर, लेकिन वो हमारी इफिशियंट ज्यादा है। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं, जैसे हमने कैल्विन साइकिल में पढ़ा था C3 साइकिल में कि उसमें 3 प्रोसेस हो रहे थे। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, उसके बाद रिडक्शन हो रहा था और उसके बाद रीजनरेशन हो रहा था। वैसे ही हमारी जो C4 साइकिल होती है इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फिक्सेशन। अच्छा, यहाँ पे 2 बार फिक्सेशन होता है। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट फिक्सेशन किसमें होगा, मीजोफिल सेल्स में या बंडल शीथ सेल में। तो फर्स्ट फिक्सेशन कहाँ पे होगा, मीजोफिल सेल्स में। सेकेंड फिक्सेशन होगा बंडल शीथ सेल में। इसके अलावा पूछा जाता है कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को का फिक्सेशन होने पे कौन सा कंपाउंड बनता है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर इसमें पूछा जाए सेकेंड फिक्सेशन पे कौन सा कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे C3 साइकिल जो सेकेंड कार्बन फिक्सेशन है उसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरवेट। जबकि सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, C3 साइकिल चल रही होगी, यहाँ पे सेकंड कार्बन एक्सेप्टर रहा होगा, कौन रहा होगा, RUDP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो फर्स्ट कार्बन ये हो गई हमारी प्रोसेस फिक्सेशन की। दूसरी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन की, जहां से मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है बंडल शीथ में और बंडल शीथ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पायरविक एसिड का और वो जा रहा है मीजोफिल सेल। तीसरा यहाँ पे हो रहा है एक प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन की, जो कि किसमें हो रही है, ध्यान रखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन बंडल शीथ सेल्स। और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बन क्या रहा है, पायरविक एसिड बन रहा है। ठीक, तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम एक और बात करते हैं, C4 साइकिल जैसे C3 साइकिल के बहुत सारे नाम थे, C4 साइकिल के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि C4 साइकिल को और हम किस किस नाम से जानते हैं। C4 साइकिल का जो पहला नाम होता है उसे हम बोलते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल। इन्हीं के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैग साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसे पहली बार डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसे हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं। दूसरा, इसको CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म या CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी बोला जाता है, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो CO2 को मीजोफिल सेल्स जो है वो कंसंट्रेट करके कहाँ पे भेज रही है, बंडल शीथ सेल में, तो दैट्स व्हाई इसको CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। दूसरा, इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो सेल्स जो अलग अलग सेल्स है, मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स, वो आपस में कॉपरेशन करके फोटोसिंथेसिस कर रही हैं ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल भी, OAA साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहला कंपाउंड जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। और इसका एक और नाम होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, तो ये C4 साइकिल के 4 नाम होते हैं। ठीक है, so that's all about the C4 cycle, and if you have any doubt please comment me in section, and happy learning.